तो इससे पहले तक हमने जो फिजिक्स पढ़ी है वो क्या है? इससे पहले तक जो आपने पढ़ा है उसे कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स या मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। क्योंकि हम जिन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे वो एक फाइनाइट साइज की होती हैं, आप उन्हें पकड़ सकते हो हाथ में, ठीक है, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, जैसे प्लैनेट्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, ब्लॉक्स, पुली, ये सारी चीजें। अब हम जाने वाले हैं किसके अंदर? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्यों? क्योंकि अब हम जिन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे वो हद से ज़्यादा छोटे हैं, जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। जैसे एटम, हम एटम नहीं देख सकते, पर हम एटम की बात करेंगे, एटम के अंदर उससे बहुत 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 छोटे न्यूक्लियस की बात करेंगे, उसके अंदर उससे भी बहुत छोटे छोटे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे। तो इस पूरी स्टडी को कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। बेसिकली पूरी मॉडर्न फिजिक्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे सबसे पहले आप पढ़ते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। मुझे विश्वास है ये चीज़ आपने पहले केमिस्ट्री में पढ़ी होती है, इसलिए थोड़ी ये आसान लगती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि आइंस्टीन का क्या था, एक्सपेरिमेंट था, और उसके रिजल्ट्स हमें समझने होते हैं। फिर आप पढ़ते हो एक्स रेज के बारे में। एक्स रेज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्स रेज किस तरह से क्रिएट होती हैं, कौन कौन से टाइप की एक्स रे होती हैं। फिर हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, डिटेल में न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में थोड़ी थ्योरी। और फाइनली हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी कि कैसे जब कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो वो अलग अलग फिनोमेना दिखाता है, जहां वो खुद को ब्रेक करके स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोलें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनसे आप एक क्वेश्चन मिनिमम मान सकते हो। मैं अगर मिनिमम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिविटी, इनसे आप मान सकते हो मिनिमम आपके पास एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है। और एक्सरे, और साथ में एक और टॉपिक जो एंड में हम पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन दोनों को मिला के इफेक्टिवली हम कह सकते हैं मेंस में ईएम वेव से तो एक क्वेश्चन आना पक्का ही है, ठीक है ना। और एडवांस में भी कह सकते हो एक्सरे से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। समझ आई बात? तो मिनिमम ये समझ सकते हो आप कि अगर दोनों पेपर मिला के एडवांस के 40 क्वेश्चन होते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आने ही वाले हैं, कम से कम। सेम चीज़ नीट के लिए भी अप्लाइड है, नीट में थोड़े ज़्यादा ही होंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा का तो कोई वो ही नहीं है, ज़्यादा तो कितने भी आ सकते हैं, 7-8 तक क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस होगा जिसमें कि मैं पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे, न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी, और फाइनली ईएम वेव्स, जो कि कहने के लिए बस चैप्टर है, उसमें कुछ चैप्टर जैसा है नहीं, ठीक है। चलो तो शुरुआत कर देते हैं सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी मैटर या कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं अपनी यूनिवर्स में, वो बनी हुई है छोटे छोटे एटम से, ठीक है। एटम्स मिलके कई बार मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। यहाँ अगर मैं एक एटम की बात करूँ तो समय के साथ जैसे जैसे लोगों का ज्ञान बढ़ा, अलग अलग एटम्स के मॉडल दिए गए हैं। तो कई सारे मॉडल्स फेल भी हुए हैं, लेकिन उन्हें पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वो किस वजह से फेल हुए ये हमें एक चीज़ सिखाता है, कुछ ना कुछ सिखाएगा ज़रूर। तो सबसे पहले जो मॉडल दिया गया था, ठीक है, दिया तो वैसे न्यूटन ने भी था एक मॉडल, लेकिन उसे बुक्स में दिया नहीं जाता, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एकदम ही एब्सर्ड था, ठीक है। ऑलमोस्ट जो थोड़ी बहुत चीज़ें सही बताई थी जिन्होंने, उनके मॉडल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले थे वो थॉमसन मॉडल, ठीक है ना, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है ना। अब प्लम पुडिंग क्या होता है? विदेशों में खाई जाती है, ज़्यादातर भारत में न लोगों को पता है प्लम क्या है और ना पता है पुडिंग क्या है, ठीक है।
लेकिन हम इसे समझाते हैं कैसे, वाटरमेलन मॉडल की भी तरीके से। जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, वैसे ही आप मान सकते हो प्लम बेसिकली एक तरह का फल है, और पुडिंग जनरली एक तरह से केक टाइप की चीज होती है। केक भी नहीं, मतलब खीर टाइप की चीज होती है, पर ठीक है हम तो एक केक मान लेते हैं। बताया गया कि प्लम पुडिंग मॉडल में थॉमसन ने बताया, एक पी रह गया शायद उनके नाम में, नहीं सही है, TH रह गया, लिख ही लेते हैं, इतना सम्मान तो जरूरी है। ये है इनका नाम। तो इन्होंने बताया कि एटम क्या है, एक स्फेरिकल रीजन है। हर एक एटम का एक स्फेरिकल रीजन होता है जिसके अंदर पूरी तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी तरह से भरा हुआ है ये, किससे, पॉजिटिव चार्ज से। ओके, पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, और इसके अंदर कहीं कहीं पर फिक्स्ड, जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं, उस तरह से इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पर फंसे हुए हैं। ठीक है ना, बस इतना सा इनका मॉडल था। ठीक है ना, उन्होंने कह दिया कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम, अगर मैं पॉइंट्स में लिखूं तो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम is tightly packed with positive charge, with positive charge, and electrons are embedded like seeds. ठीक है, थॉम्पसन होता होगा भाई, मैंने तो बुक में, जिस बुक से मैं देख रहा हूँ उसके अंदर तो थॉम्सन ही लिखा है, बस मैंने वही लिख दिया। ठीक है ना, आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से स्पेलिंग लिख सकते हो। चलो, तो ये मॉडल जो है काम नहीं किया, ये मॉडल फेल हो गया। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बता दिया था कि मोस्ट ऑफ द एटम तो एम्प्टी होता है, जबकि यहाँ कहा गया था कि पूरा एटम लगभग पॉजिटिव चार्ज से क्या है, भरा हुआ है। तो ये मॉडल काम तो नहीं किया, लेकिन क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, थॉमसन ने हमें बता दिया किस चीज के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल हमारे सिलेबस में होता है, तो उसके बारे में आपको हमेशा उसका चार्ज याद होना चाहिए। ई से रिप्रेजेंट करते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। साथ ही साथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो कि आता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इसे मास ऑफ प्रोटॉन के साथ भी रिलेट किया जाता है। मास ऑफ प्रोटॉन का 1837 टाइम्स कम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑल दो मॉडल में कुछ दम नहीं थी, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने कई चीज़ें बताई, ठीक है, वो हमें याद रखनी होती है। क्लियर? ठीक है, अब इनका मॉडल कई समय तक ढंग का माना जा रहा था, जब तक कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल नहीं दिया। तो यही है जिसे हम थोड़ा सीरियसली पढ़ते हैं। क्या है वो? रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। तो इनने अपने मॉडल के अंदर एक स्पेशल शब्द इस्तेमाल किया और उसे उन्होंने बोला न्यूक्लियस। ठीक है ना, उन्होंने कह दिया कि किसी भी एटम के अंदर जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो ऑलमोस्ट कंसंट्रेटेड है उसकी सेंटर पे, एक बहुत ही छोटी वॉल्यूम के अंदर। तो एक बहुत ही छोटी वॉल्यूम है जिसमें कि ऐसे पार्टिकल्स घुसे हुए हैं जिनके ऊपर की कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो लोगों ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, इस तरीके से। समझ आई बात? और बीचों बीच जो छोटी सी वॉल्यूम के अंदर रीजन है उसे हम बोलेंगे क्या, न्यूक्लियस। तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी कैसी होने वाली है, बहुत ही ज्यादा हाई होने वाली है, क्योंकि जो साइज एटम का पहले से ही बहुत छोटा है उससे बहुत छोटा न्यूक्लियस है, आप ऐसा मान लो। ठीक है ना,
तो न्यूक्लियस बोला गया कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो मैं अगर इसके बारे में पॉइंट्स लिखूं तो मैं लिख सकता हूं हाईली डेंस रीजन at the center of atom is called nucleus। और कह दिया कि almost all of the atom is empty, लगभग सारा का सारा एटम ही क्या है, empty है। इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus in circular orbits। समझ आई बात। तो यहाँ हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चलता है, इसलिए मॉडल क्या हो जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने ये चीज पता करने के लिए अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है, और उन्होंने कुछ कुछ ऑब्जर्व किया था, वो भी हम देखेंगे अभी। पर उससे पहले कुछ पार्टिकल्स के बारे में लिख लेते हैं, जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ये दोनों टाइप के पार्टिकल पाए गए किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और इन दोनों को कंबाइन करके कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है ना, इनको साथ में आप क्या कहते हो, न्यूक्लियॉन्स कहते हो, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में क्या याद रखना है हमें, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये प्लस ई से डिनोट कर सकता हूं मैं, क्योंकि वो प्लस 1.6 टू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इसे हम 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg याद रख लेते हैं, और कह देते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन्स नियरली इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। पर अगर बोला जाए कि कौन ज्यादा हैवी है, तो स्लाइटली हैवी कौन होता है, न्यूट्रॉन। समझ आई बात। तो Mn is slightly greater than mass of proton। क्लियर है। चलो अब देख लेते हैं इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे इन्हें ये सारी चीजें पता लगी। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूक्लियस की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल के सोर्स को रखा जो कि कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये भी पता होना आवश्यक है। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम+2, यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो अगर मैं इसे लिखूं तो बेसिकली इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स, ये मिलके एक हीलियम न्यूक्लियस बनाता है। इसे जब इन्होंने बम्बार्ड कराया किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल, एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल ली गई जिसकी थिकनेस बहुत ही कम हो, ठीक है ना, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को गिराया। तो अगर एक एटम को हम इमेजिन करें कि उस गोल्ड फॉइल के अंदर कोई एटम रहा होगा, तो वो इस तरह से रहा होगा, और उसके बीचों बीच क्या रहा होगा, न्यूक्लियस रहा होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से, मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो सीधे सीधे निकल गए थे, पर कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि अपने पाथ से क्या हो रहे थे, डिविएट हो रहे थे, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हो। और 8000 में से एक, लगभग एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो कि पूरी तरह से घूम के वापस आ जा रहा था। ठीक है, तो अगर हम लिखें ऑब्जर्वेशन क्या थी, तो ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव अनडिविएटेड। क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडिविएटेड चले गए, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया कि भाई मोस्ट ऑफ द एटम क्या है, खाली है, कुछ ज्यादा उसके अंदर है नहीं। ठीक है,
some were deflected by an angle, some were deflected by an angle। जैसे कि हम देख सकते हैं अपने इनिशियल डायरेक्शन से कुछ किसी एंगल से क्या हो रहे थे, डिविएट हो रहे थे, ठीक है। एंड वेरी फ्यू returned anti-parallel to initial direction, ठीक है ना। बहुत ही रेयरली ऐसा हो रहा था। तो यहां से पता लगा कि एक बहुत छोटी सी ऐसी वॉल्यूम होगी जिसमें कि पहली बात तो ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी रिपल्शन की वजह से वो अल्फा पार्टिकल को स्टॉप कर पाई होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक पाई होगी। और क्योंकि बहुत ही कम नंबर, लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूरी तरह से लौट के आ पा रहे थे, यानी ये बहुत ही छोटी वॉल्यूम होनी चाहिए। तो यहां से उन्होंने कहा कि भाई बीचों बीच क्या रहा होगा, न्यूक्लियस रहा होगा, जिसका साइज एटम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। हम ऐसा मान सकते हैं कि एक रूम है और उसके अंदर एक चावल का दाना रखा है, इतना बड़ा हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। उससे उसके रिपल्शन की वजह से अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, लौट के वापस आया होगा। बात समझ आई? ये था उनका ऑब्जर्वेशन। इस तरह से उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में पता किया और कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो अगर कोई अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकराया भी होगा तो उसके पाथ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल बहुत ही ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। कोई डाउट किसी को? जरा सोच के बताओ। सबको समझ आ रहा है ना डायग्राम के अंदर? तो अगर इस तरह से हमने ढेर सारे अल्फा पार्टिकल अपने एटम के ऊपर गिराए तो न्यूक्लियस के रिपल्शन की वजह से सब ने अपनी इनिशियल डायरेक्शन से कोई एंगल थीटा से डिविएट हुए होंगे। कुछ, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स तो सीधे सीधे चले ही गए हैं, जैसा कि यहाँ लिखा ही है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल तो सीधे सीधे चले गए, उनमें कोई डिविएशन नहीं था। कोई अगर थीटा से डिविएट हुआ, तो मैंने अगर कहा कि n पार्टिकल्स थीटा एंगल से डिविएट हुए हैं, तो ये जो n नंबर था ये प्रोपोर्शनल देखा गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखा गया साइन की पावर 4 थीटा बाय 2 से। बात समझ आई? तो एक उदाहरण देखो या क्वेश्चन ही देख लो, सॉल्व करके बताओ, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इफ 160 particles deviate by an angle of 60 degree, how many particles deviate by 90 डिग्री? ठीक है ना। ट्राई करो जरा एक बार। चलो देख लेते हैं, साधारण सवाल है। तो हमें पता है n जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन की पावर 4 थीटा बाय 2 के, ठीक है। तो 160 पार्टिकल्स डिविएट हुए हैं 60 डिग्री से, मैं मान लेता हूँ n डिविएट हुए हैं 90 डिग्री से, तो ये इक्वल हो जाना चाहिए साइन ऑफ 60 डिग्री बाय 2 अपॉन साइन ऑफ 90 डिग्री बाय 2 की होल पावर 4। आपको मिलेगा 160 बाय n, ये हो जाना चाहिए साइन 45 डिग्री की पावर 4, यानी कि 1/4 हो गया हमारे पास, इंटू साइन 30 डिग्री की पावर 4 यानी कि 9/16, आई होप। तो ये हमें मिला 4/9। यहां से हम n की वैल्यू बता सकते हैं। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 160 इंटू 9/4। हाँ, साइन 30 डिग्री तो हाफ होता है, ये भी पता होना चाहिए। मैंने एक मूर्खता कर दी है, ऐसी मूर्खताएं ना करें। हाफ होता है, तो हाफ को अगर हम पुट करें हाफ की पावर 4, यानी कितना हो गया ये? 64 नहीं 16 है ना।
यानी कि 4। तो यहाँ से n की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, 40। तो कितने पार्टिकल डिविएट हुए 90 डिग्री से 40। और ऑब्वियसली जितना एंगल ऑफ डिविएशन बड़ा होगा उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिविएटेड क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। अरे है कि नहीं, 60 डिग्री से 160 मूव किए थे अगर, तो 90 डिग्री से 160 से तो कम ही करेंगे। अरे समझ आई क्या बात, कोई डाउट किसी को? आइए एक और सवाल कर लेते हैं। If 40 particles deviated by 180 degree, find number of particles deviated by 120 डिग्री। फटाफट बता दो। चलो देखो, बड़ा ही आसान, 40/n ये हो जाना चाहिए साइन 180 डिग्री बाय 2 अपॉन साइन 120 डिग्री बाय 2 की होल पावर 4। तो ये आ गया हमारे पास साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2 अपॉन साइन 90 डिग्री यानी कि 1 की पावर 4। ये आप देख सकते हो कितना आ गया, ये आ गया 9/16। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 640/9। ठीक है, तो हमेशा एग्जैक्ट नंबर आए ये भी कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने रैंडम डेटा दिया था। क्लियर है? तो एक ये फॉर्मूला आपको रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के लिए जरूर याद रखना चाहिए। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो फिर इनका मॉडल चला क्यों नहीं? इन्होंने बोला कि सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में, बीच में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ऑलमोस्ट सारा मास एटम का न्यूक्लियस के अंदर ही है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वही है, और इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है और वो गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, तो अगर ड्रॉबैक्स की बात करें रुदरफोर्ड के मॉडल के, तो एक चीज जो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए बेचारे, वो ये था कि कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल, उसके लिए आपको मैक्सवेल का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। मैक्सवेल का स्टेटमेंट था कि एनी एक्सेलरेटेड पार्टिकल continuously emits electromagnetic radiations and loses energy। क्या मतलब हुआ इसका, कि कोई भी अगर पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता रहता है, और बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं फोटॉन्स। तो फोटॉन्स की कुछ एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी एमिट कर रहा होता है, तो अल्टीमेटली उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होती जानी चाहिए। अगर ऐसा है तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर पाथ, और आपको पता है कि हर सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को भी कंटिन्यूसली क्या करता रहना चाहिए, रेडिएशन एमिट करते रहना चाहिए, और धीरे धीरे इनकी ऑर्बिट की रेडियस कम होती जानी चाहिए, और एक समय पे जाके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाने चाहिए, और कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। पर दुनिया में काफ़ी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हम सब एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं हो रहा होता है। तो ड्रॉबैक सिर्फ इनका है कि नॉट एक्सप्लेन दी कांस्टेंट सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आई बात? ठीक है ना? यहाँ पे मुझे एक डाउट मिला है किसी का। ठीक है, तो ये था किसका मॉडल, रुदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, नहीं अभी तक ये मॉडल सबसे एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि फिर एक आदमी प्रकट हुआ जिसने इस समस्या का समाधान कर दिया, जिनका नाम था
नील्स बोर। उन्होंने ये देखा कि भाई रदरफोर्ड के मॉडल में कोई समस्या नहीं है, वो हर चीज समझा पा रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो एम्प्टी है, बीच में ही सारा मास ऑलमोस्ट कंसंट्रेटेड है। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में हमें इतना कुछ बता दिया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर छुप के बैठे हुए हैं। उन्होंने ये भी सही बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं, तभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अब बात आई कि भाई एक चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि उनकी एनर्जी लूज क्यों नहीं हो रही है। अगर वो पार्टिकल एक्सिलरेटेड है तो उसे कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे आ जाता है उनके मॉडल की खास बात। तो नील्स बोर ने ये बताया कि भाई इतनी बात एकदम सही है कि न्यूक्लियस बीचों बीच है, ठीक है, और सारा का सारा मास और चार्ज उसके अंदर पॉजिटिव कंसंट्रेटेड है, बिल्कुल बात सही है। और इलेक्ट्रॉन जो है लगातार गोल गोल घूम रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सारी बातें सही हैं। फिर लोगों ने कहा तुम्हारे में स्पेशल बात क्या है, तुम्हारा मॉडल तो रदरफोर्ड का मॉडल ही है, खास बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो ऑर्बिट हैं ये आम ऑर्बिट नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर दूरी पे जाकर ही अपनी ऑर्बिट बना सकता है। ऐसा नहीं है कि स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमने लग जाए, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी डिस्टेंस की मैं रेडियस ले लूं तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो पाना पॉसिबल है। लेकिन उन्होंने कहा कि एटम के लिए किसी भी पर्टिकुलर दूरी पे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम पाना पॉसिबल नहीं है। कुछ फिक्स दूरियां ही हैं जहां की इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकते हैं। और ये ऐसी ऑर्बिट हैं जिनका नाम है बोर्स ऑर्बिट। पहली बात तो ऑब्वियस था। और बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स इन बोर्स ऑर्बिट डू नॉट रेडिएट एनर्जी। बात समझ आई? उन्होंने कह दिया कि इस ऑर्बिट के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जो बोर ऑर्बिट है, जो फिक्स्ड ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है ना, बेसिकली बोर ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट भी उसे कहा जाता है, क्योंकि ये फिक्स्ड ऑर्बिट है। इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा। तो रीजन देखते हैं कि भाई बोर की ऑर्बिट स्टेबल क्यों है, बोर की ऑर्बिट ऐसी क्यों है कि उसमें एनर्जी जो है डिसिपेट नहीं हो रही है। वो उन्होंने समझाया। और किस पॉइंट से समझाया? स्टेशनरी ऑर्बिट बोल के समझाया। स्टेशनरी ऑर्बिट में आपने ऐसा शब्द एक और सुना होगा जिसे कहते हैं स्टेशनरी वेव। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा डी ब्रोगली वेवलेंथ का अंदाजा होना चाहिए। बेसिकली कोई भी पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है ना। अब लिखना बंद कर दो, आप लोगों को नहीं पता है, मैं समझ गया हूं, इसलिए रैंडम चीजें मत लिखो। तो बात ये थी, उन्होंने कहा कि ऐसी पर्टिकुलर दूरी, मान लो कि मैं रैंडम दूरी लेता हूं किसी भी ऑर्बिट की, ठीक है ना, जिसकी रेडियस आर एन है, तो उसकी जो सरकमफ्रेंस की लेंथ होगी वो क्या होगी? वो होगी 2πr n। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सरकमफ्रेंस की लेंथ 2πr n ये इक्वल हो जाए n लैम्डा के, जहां लैम्डा है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, पर अभी ऐसा समझ लो कि हर पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकल सकती है। जहां ये क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ऐसी कंडीशन कहीं देखी है तुम लोगों ने? वेवलेंथ आर एन है यहाँ पे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। तो उन्होंने कहा जब ऐसी कंडीशन आ जाए, यानी कि बेसिकली लेंथ ऑफ द ऑर्बिट ये इक्वल हो जाए एन लैम्डा के, तो वहां पे स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो जाती है, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। बात समझ आई? इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एज अ पार्टिकल नहीं माना और ये कहा कि वहां पे क्या बन जाती है, स्टैंडिंग वेव बन जाती है। अब आप याद करो, मैंने बताया था स्टैंडिंग वेव के अंदर क्या एनर्जी का नेट प्रोपोगेशन होता है? नहीं। एनर्जी जो है दो नोड्स के बीच में कन्फाइंड रहती है और ऑसिलेट होती रहती है। तो इन्होंने कहा कि वो रेडियस, वो ऑर्बिट्स जिनका रेडियस
n लैम्डा के इंटीग्रल, बेसिकली लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल आ सकता है। ये देखो बेसिकली रेडियस n लैम्डा बाय 2 पाई, यानी रेडियस इस पर बेसिकली इक्वल है किसके, n लैम्डा के। अगर n लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल के साथ आ सकता है तो वही ऑर्बिट सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और वो वहां पे क्या बनाता है, एक स्टेशनरी वेव बनाता है। जैसे कि मैं बात करूं n बराबर 2 की, ठीक है ना, जैसे मैं बात करूं अगर n बराबर 2 की, यानी कि सेकंड बोर्स ऑर्बिट की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये हो गई सेकंड बोर्स ऑर्बिट, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर जो बनता है वो किस तरह से बनता है, अगर मैं वो बनाता हूं तो एक बेसिकली 2 लैम्डा की इक्वल आपको इसकी लेंथ करनी चाहिए। लेंथ ऑफ द ऑर्बिट किसकी इक्वल होनी चाहिए, लेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए 2 लैम्डा के। समझ आई बात? तो ये लैम्डा बाई 2 हो गया, ये लैम्डा हो गया, 3 लैम्डा बाई 2 हो गया, और ये 2 लैम्डा हो गया। तो अगर इसका वेव फॉर्म आप बनाते तो वो वेव फॉर्म कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। मैंने शायद कुछ एक्स्ट्रा बना दिया है, लैम्डा लैम्डा खत्म हो चुका है, ठीक है। बनाने में इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, इमेजिन करने में। मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार। बेसिकली अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और फाइनली एक सेकेंड रुक जाओ जरा। किसी भी ऑर्बिट की अगर आपसे बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर क्या कर रहे होंगे, इस तरह से ऑसिलेट कर रहे होंगे। समझ पा रहे हो? सिमिलरली अगर मैं n बराबर 3 को बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो n बराबर 3 कैसा बनेगा। आप पॉइंट्स पता कर लो बस। बेसिकली यहां से स्टार्ट होगा, यहाँ, यहाँ 3, ठीक है ना, ये एक लोब हो गया, ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा, और ये फाइनली 3 लैम्डा। क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये किसकी इक्वल हो जानी चाहिए, 3 लैम्डा की इक्वल हो जानी चाहिए। तो मुझे क्या लगता है कि किस तरह का क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है इसके ऊपर, आपको कोई इलेक्ट्रॉन का वेव फॉर्म दे सकता है और पूछ सकता है कि बताओ ये कौन सी ऑर्बिट है। बात समझ आ रही है? तो आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि भाई कितने लैम्डा के इक्वल है वो। बात समझ पा रहे हो? कितने लैम्डा के इक्वल है वो। तो वापस से अगर हम देखें कि पूरी चीज क्या बताई बोर ने, तो बोर ने ये बताया कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जिसपे कि ऑर्बिट की लेंथ इक्वल हो जाए n लैम्डा के, जहां लैम्डा है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट दैट डिस्टेंस, तो वहां पे एक स्टैंडिंग वेव बनाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर से एक्सप्लेन किया गया, वहां पे स्टैंडिंग वेव बनाता है इलेक्ट्रॉन, और वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं उस ऑर्बिट के अंदर। इसलिए उस ऑर्बिट की एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है बेसिकली, और क्या रह जाती है, स्टेशनरी रह जाती है। इसलिए उन्होंने उसे स्टेशनरी ऑर्बिट का भी नाम दिया। हम्म इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी आपको, अगर आपने आगे पढ़ा हो कभी, तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो गोल गोल घूमता दिखे, आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखता है। तो ये ना इस तरह से ऑसिलेट कर रहे होंगे। जैसे मैं इसके अगले वाला सीन बनाऊंगा ना, तो ये चीज अंदर आ जाएगी और ये चीज बाहर चली जाएगी, कुछ इस तरह का ऑसिलेशन होगा। समझ पा रहे हो? जैसे स्ट्रिंग करती थी ना अंदर बाहर ऑसिलेशन, उस तरह की चीज यहाँ पे होती है। ठीक है, बस यही याद रखना है आपको। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, और मुझे लगता भी है कि ये सवाल तो पूछा जा सकता है कि ऑर्बिट का डायग्राम देके मैं आपसे पूछ लूं कि ये कौन सा बोर्स ऑर्बिट है। ठीक है ना। इस मॉडल का एक ही ड्रॉबैक है कि मोस्टली इसकी जो चीजें थी वो वैलिड थी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज अगर है, हालांकि उसमें भी मॉडिफिकेशंस कर लिए गए और फिर हमने उसे अच्छे से पढ़ भी लिया। वो सब आएगा, देखते हैं।
पर इसे हम मान लेते हैं एक तरह से फाइनल मॉडल। अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो फाइनल मॉडल हो जाता है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि ड्रॉ द वेव डायग्राम फॉर फोर्थ बोर्स ऑर्बिट, जरा सभी लोग ट्राई करो बनाने का फोर्थ बोर्स ऑर्बिट का डायग्राम कैसा बनेगा। रीजन सबको समझ आ गया ना। कोई भी आगे से अगर आपसे पूछे कि भाई बोर की ऑर्बिट स्टेबल क्यों थी, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं थी कि बोर ने ऐसा बोल दिया था, वो उसने एक्सप्लेन किया था कि वहां पे इलेक्ट्रॉन ने क्या बनाई है, एक स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव बनाई है। तो फोर्थ बोर्स ऑर्बिट यानी कि लेंथ इक्वल होनी चाहिए किसके, 4 लैम्डा के। 4 लैम्डा यानी कि 8 लोब आपको बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। और आपको बुक्स में अगर दिखाया जाएगा तो इस तरह से भी दिखा दिया जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि हम इसका ऑसिलेशन का अगला वाला स्टेज दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देख के डरना नहीं है कि क्या चीज है ये बेसिकली ये बता रहा है कि कैसे बोर्स ऑर्बिट स्टेबल है। सुंदर लग रहा है? ठीक है, अरे बोलो हाँ के ना। चलो, तो अब देख लेते हैं बोर्स पॉस्टुलेट्स, यानी इस ऑर्बिट्स के बारे में इन्होंने और क्या चीजें बताई हैं हमें, क्या चीजें हमें मानते हुए चलना है आगे। ठीक है, चलो ठीक है ना। तो पहला पॉस्टुलेट तो क्या हो जाएगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स revolve in circular orbits with nucleus as center। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। तो सेकंड नंबर पे बोला गया क्या, सेकंड नंबर पे बोला गया द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोर्स ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। यानी किसी भी बोर्स ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा। वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, या ऐसे n इंटू एच क्रॉस करके इस तरह से भी लिखा जाता है, जहां पे h क्या बोला गया, h बोला गया प्लैंक्स कांस्टेंट, एक और वैज्ञानिक का नाम है। इसकी वैल्यू आती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है ना, याद रखना। तो एंगुलर मोमेंटम किसके मल्टीपल होगा, h/2 पाई का, क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम सबको पता होना चाहिए क्या होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी अगर v है, ये रेडियस अगर r है, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है सिंपली mvr। ठीक है ना। चलो, यही दो चीजें हमें क्या करनी है, याद रखनी है। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे है कैलकुलेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स एज पर बोर्स थ्योरी। ठीक है ना, बोर के मॉडल के हिसाब से कई पैरामीटर्स हमें याद रखने हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं मेंस में कई बार इसके ऊपर। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास एक ये एटम है। ठीक है ना,
जिसके बीचों बीच न्यूक्लियस है, उसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो Z प्रोटॉन्स हैं तो टोटल चार्ज Z ही हो जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन है E जो कि मूव कर रहा है किसी स्पीड v से एट अ डिस्टेंस r। तो क्योंकि ये सर्कुलर मोशन के अंदर है तो पहली चीज तो मैं लिख सकता हूं कि भाई जो कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये बैलेंस हो रहा होगा किससे, mv स्क्वायर बाय r से। ये तो हमने क्या किया, फोर्स बैलेंस। और सेकेंड चीज मैं कह सकता हूं कि जो एंगुलर मोमेंटम है यानी कि mvr, ये इक्वल होना चाहिए किसके, NH/2 पाई के, जहां nth ऑर्बिट की हमने बात की है। बात समझ आई, बोलो। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से अब सारी चीजें कैलकुलेट की गई। जैसे सबसे पहले हम फॉर्मूला याद रखते हैं किसका, सबसे पहले फॉर्मूला याद रखोगे आप रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट का। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन आपके पास आई हैं। दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो रेडियस की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है, nth ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो होगी 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। अगर z आपके एटम का एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसके अंदर, और n है ऑर्बिट जिसकी रेडियस आपको पता करनी है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। यानी हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। जनरली प्रोपोर्शनैलिटी पर ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। यहां अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर दूं, हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो उसका z कितना हो जाएगा भाई 1, और फर्स्ट ऑर्बिट जो उसकी हो उसके लिए n कितना हो जाएगा 1। तो रेडियस जो आपको मिलती है वो मिलती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसे कहा जाता है बोर्स रेडियस। सबसे पहले यही उन्होंने कैलकुलेट की थी, इसलिए इसे नाम दे दिया गया है बोर्स रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? नोट डाउन कर लो फटाफट, मेनली प्रोपोर्शनैलिटी याद रखनी है, ठीक है। और सॉल्व करके क्या मिला, आगे सॉल्व करके उन्होंने निकाली वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की वेलोसिटी अगर बोली जाए तो वेलोसिटी जो nth ऑर्बिट के अंदर आती है वो आती है e स्क्वायर बाय 2h एप्सिलॉन नॉट c इंटू सी जेड बाय एन। सी जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है ना, सी जेड बाय एन। इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, देखो सी सी तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन इसे इसलिए लिख लिया इस तरह से क्योंकि इसको हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं, ई स्क्वायर बाय 2h एप्सिलॉन नॉट सी को, और इसकी वैल्यू याद रखनी होती है 137। 1/137 इसकी डायरेक्टली वैल्यू आ जाती है, तो कई बार कैलकुलेशन में ये हेल्प करेगी चीज हमें, ठीक है ना। और इसे नाम भी दिया गया है, इसे नाम दिया गया है समरफील्ड्स फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो कैलकुलेशन ये क्या कर देता है, आसान। प्रोपोर्शनैलिटी जो याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, वेलोसिटी nth ऑर्बिट के लिए प्रोपोर्शनल हो जाएगी z बाय n के। ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम, ठीक है ना। या आप वेलोसिटी को इस तरह से भी लिख सकते हो, cz बाय 137 n। इससे आपको डायरेक्टली स्पीड मिल सकती है। c आपको पता ही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। चलो आगे तीसरी चीज पे चल लेते हैं। तो तीसरी चीज आ जाती है एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन nth ऑर्बिट। तो क्या क्या एनर्जी हो सकती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर वो एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हो सकती है आपके पास। काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जेड ई स्क्वायर, बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर, वी का फॉर्मूला पुट करके 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दूसरी चीज पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, वो आती है माइनस जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और तीसरा टोटल एनर्जी आ जाती है किसी भी ऑर्बिट की, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखना, वो आ जाती है माइनस जेड ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप बेसिकली रिलेशन याद रख सकते हो, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी इज माइनस पोटेंशियल, सॉरी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तीनों में ये रिलेशन आ गई है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली होगी हमें पता ही है, दो चार्जेस अगर आर सेपरेशन पे हो तो के क्यू वन क्यू टू बाय आर से, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से, और टोटल एनर्जी दोनों को ऐड करके। समझ आया? काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ पे निकालूं अगर मैं, एक्सप्रेशन अगर उसका लिखा जाए, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास सॉरी, टोटल एनर्जी का। क्योंकि किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी है ये जानना थोड़ा जरूरी है। टोटल एनर्जी ई का फॉर्मूला आएगा माइनस एम ई की पावर 4 बाय 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जिसे हम लिख देते हैं -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आई बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एटम हैविंग एटॉमिक नंबर z। अगर एटम का एटॉमिक नंबर z है और ऑर्बिट का नंबर n है, तो ये उसकी टोटल एनर्जी होती है, जहां 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, अगर आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़े तो। ठीक है ना। इसको और एक तरीके से भी लिखा जाता है एनर्जी को, ई को हम लिख सकते हैं माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला याद रखते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ जाता है आर, जिसे कहा जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। और बड़ी सुंदर सी वैल्यू आती है आर की, लगभग 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। सिर्फ 10⁻7 भी याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा। सी तो आपको पता ही है स्पीड ऑफ लाइट है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। नोट डाउन कर लिया सबने टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन किसी भी ऑर्बिट के अंदर? ठीक है, तो अब देख लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अब इसका मीनिंग क्या है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मीनिंग ये है कि अब देखो, ढेर सारी ऑर्बिट्स हैं, बेसिकली न्यूक्लियस है और कई सारी ऑर्बिट एग्जिस्ट कर सकती हैं, सब में इलेक्ट्रॉन हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट तो कर ही सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्बिट्स को बना लेते हैं। जैसे ये मैंने पहली बना ली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से ऑर्बिट्स को नाम दे दिया गया, n बराबर 1, n2, n3, n4, n5। ठीक है, इनकी टोटल एनर्जी भी निकाल ली सकती हैं, ठीक है ना, टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हो आप। तो वो आई जैसे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप Z को 1 रख दो और N को 1 रख दो, ठीक है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से पुट करके निकाल सकते हैं हम, पर जनरली हम सिर्फ ये याद रखते हैं। तो हाइड्रोजन की पहली ऑर्बिट की टोटल एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट के अंदर है तो उतनी इसके पास टोटल एनर्जी होगी। और अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो क्योंकि हमने रिलेशन लिखी ली है ना। तो ये हो गई सारी की सारी क्या एनर्जी। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है, तो स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या मीनिंग था इसका, तो लोगों ने क्या किया, एक हाइड्रोजन का एटम लिया, अब एक एटम तो नहीं ले सकते, लिया तो एक सैंपल था, ढेर सारे एटम्स थे उसके अंदर हाइड्रोजन के, और इन्होंने यहां से अलग अलग एनर्जी के फोटॉन्स इसके ऊपर गिराना शुरू किया। तो फोटॉन्स वैसे तो सबको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। फोटॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिनका रेस्ट मास 0 होता है, ठीक है ना, मास नहीं उनके पास, सिर्फ एनर्जी है। तो एनर्जी के पैकेट्स को क्या किया, इन एटम्स के सैंपल के ऊपर गिराया। तो सबके अंदर मान के चला जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहां होगा भाई, इस तरह से नीचे बैठा होगा। अब एक चीज बोर ने बताई दी थी, सबसे नीचे जो एटम है, जो पहली ऑर्बिट है, उसे उन्होंने नाम दिया क्या, ग्राउंड स्टेट। चलो, अब ढेर सारे फोटॉन्स आ रहे हैं, ढेर सारे फोटॉन्स आ रहे थे। आपको पता है कि आपने किस किस एनर्जी के फोटॉन्स फेंके गए। यहाँ पे एक स्क्रीन ले ली गई, ठीक है ना, जिसपे गिरने वाले पार्टिकल्स की आप एनर्जी वापस से क्या कर सको, मेजर कर सको। तो ऐसा देखा गया कि आपने ढेर सारे जो रेडिएशंस गिराए, वो सारे रेडिएशन दूसरी साइड कंटेनर के नहीं मिले, कुछ रेडिएशन क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। अब रेडिएशन एब्जॉर्ब क्यों हुए होंगे, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहता है उसकी टोटल एनर्जी रहनी चाहिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पहली और दूसरी ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का जो गैप है वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मान लो कि अगर कोई फोटोन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आया और इस इलेक्ट्रॉन से टकराया और अपनी सारी एनर्जी उसने इस इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी अगर आप -13.6 में 10.2 को ऐड करो तो वो हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्योंकि अब उसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है, तो उस इलेक्ट्रॉन को अब ऐसी ऑर्बिट में जाना पड़ेगा जहां टोटल एनर्जी क्या हो, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी जगह से उठ के ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाता है। इस प्रोसेस को नाम दिया गया क्या, एक्साइटेशन। बात समझ आई। तो सवाल यहां ये आता है कि अगर कोई फोटोन 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से आता तो क्या इलेक्ट्रॉन उछल के n बराबर 2 में चला जाता। ये गैप भी याद रखते हैं, मैं ये भी लिख देता हूं आपके लिए, ये 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो बात यह है कि जो फोटोन आपका 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आया होगा उसके पास जस्ट नीचे पहुंचने की एनर्जी है, लेकिन क्योंकि बोर ने कह दिया है कि कुछ ही ऑर्बिट फिक्स हैं और उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो अगर 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन आके इस इलेक्ट्रॉन से टकराया होता तो इस इलेक्ट्रॉन ने उसकी कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की होती, क्योंकि इसके पास जाने का रास्ता ही नहीं है। अगर एब्जॉर्ब कर लेता तो इसमें नहीं रह पाता, और 10.1 ऐड करने के लायक कोई नया ऑर्बिट है नहीं, तो फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो वो रेडिएशंस आपको मिल गए। सिमिलरली अगर 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया होता तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता, बताओ जरा। 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर फोटोन आया होता तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ होता, नहीं, तब भी नहीं हुआ होता। अरे बताओ 10.5 लेके कहां जाता, या तो 1 से 2 में जा सकता है, उसके लिए 10.2 चाहिए, या 1 से 3 में जा सकता है, उसके लिए 12.09 चाहिए,
तो 10.5 लेके क्या करेगा? अरे 10.5 लेके क्या करेगा? कहाँ जाएगा? ना घर का रहेगा ना घाट का, अपने घर से भी निकल जाएगा और कहीं पहुंच भी नहीं पाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सिर्फ जो फिक्स्ड एनर्जी गैप्स थे उनकी एनर्जी कैरी करने वाले फोटॉन्स ही क्या हुए? एब्जॉर्ब हुए। तो यहां से उन्हें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? एक्साइट कर रहे हैं। थोड़ा फोटोन के पास एनर्जी लेफ्ट नहीं रह सकता बेटा, फोटोन एनर्जी का पैकेट है, या तो वो पूरा एब्जॉर्ब होता है या वो एब्जॉर्ब नहीं होता। समझ आ रही है बात? आप दुकान पे जाते हो, चिप्स का पूरा पैकेट खरीदते हो, ये नहीं कि 3 चिप्स दे दो भैया बाकी रख लो, उस हिसाब से 3 रुपए दे देता हूँ। ऐसा नहीं है, समझ आ रही है बात? पैकेट है, वो पार्टिकल नहीं है ना जो कुछ एनर्जी लेके वो चला जाए, वो उतनी एनर्जी का फोटोन है। ठीक है, तो यहाँ काफी सारी टर्म्स मैंने एक साथ बोल दी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं लिख देता हूँ। जैसे पहली चीज थी क्या? एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन बेसिकली क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। ठीक है ना? only fixed energy gap photons are absorbed and are missing in the output। सिर्फ जो फिक्स एनर्जी का गैप है, ठीक है ना, फिक्स एनर्जी का गैप है, उस एनर्जी के ही फोटॉन्स क्या हो रहे थे? गायब हो रहे थे आउटपुट में। सिर्फ वही क्या हो सकते हैं? एब्जॉर्ब हो सकते हैं। बाकी सभी क्या होते हैं? एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है। द न्यू स्टेट where electron reaches is called excited state। उसे नाम दिया गया क्या? एक्साइटेड स्टेट। द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन to reach a new higher energy level is called excitation energy। जितनी एनर्जी आपको फोटोन को देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चला जाए, ठीक है ना, उसे कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। तो इसीलिए इसे ग्राउंड स्टेट नाम दिया, इसे नाम दिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसे नाम दिया सेकंड एक्साइटेड स्टेट। आगे मैं नहीं लिख रहा क्योंकि ऑब्वियस है, ठीक है ना। इसी तरह से सबको नाम दे दिया गया। बात समझ आई क्या? इलेक्ट्रॉन्स का टेंडेंसी ग्राउंड स्टेट पे रहने की ही होती है क्योंकि सब अपनी एनर्जी को मिनिमम रखना चाहते हैं। तो एक चीज जो आपको समझनी है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है? तो स्पेक्ट्रम तो मीनिंग हो गया एक पैटर्न, एक तरह का कोई डायग्राम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि हाइड्रोजन के जब सैंपल के ऊपर ढेर सारे एनर्जी के फोटॉन्स को गिराया गया तो कुछ फोटॉन्स आउटपुट में मिसिंग थे, और वो फोटॉन्स वही थे जो कि ऑर्बिट्स के बीच के एग्जैक्ट एनर्जी गैप के इक्वल आ रहे थे। तो उन्हें ये पता लगा कि किसी एटम में तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एब्जॉर्ब हुआ होगा और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया होगा। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया होगा, तो उसमें 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब हुआ होगा। अगर एग्जैक्ट एनर्जी का फोटोन नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन भी है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। वो एग्जैक्टली 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही होना चाहिए। बात समझ आई सभी को? टर्मिनोलॉजी क्लियर है? ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। अब ऐसा देखा गया कि ऐसा नहीं है कि जाके अपना घर बसा लेगा वो नए ऑर्बिट में। वो एक शेक के लिए, एक शेक एक टाइम ऑफ
एक यूनिट ऑफ टाइम है, यानी 10⁻⁻8 सेकेंड्स। तो इतनी सी देर के लिए एक्साइटेड होता है और फिर वो क्या हो जाता है, डी एक्साइट होता है। तो अब कॉमन सेंस लगाओ, जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना था तो उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया, तो जब एक शेक के बाद वापस से वो अपने घर लौटना चाह रहा है तो वो डी एक्साइट हो रहा है, तो उसे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, बाहर फेंकनी पड़ेगी। अरे समझ आई क्या बात, उसे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, बाहर फेंकनी पड़ेगी। तो फिर वो क्या करता है, उतनी एनर्जी गैप के फोटोन को रिलीज करता है, और इससे हमें मिलता है एमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हमें मिलता है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो उसे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में मैं इसका एक बार हल्का सा रिवीजन कराऊंगा तेजी से, और इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज यहीं एंड करते हैं।